नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आहार एवं पोषण क्या है। पोषण, जिसका सामान्य अर्थ होता है पोषने की क्रिया अथवा बढ़ाने की क्रिया। क्या बढ़ाने की क्रिया? हमारे शरीर को बढ़ाने की क्रिया को ही पोषण कहते हैं। यानी कि इसी को पोषने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो उस जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो हमें तत्व प्राप्त होते हैं वही हमारे पोषण होते हैं, न्यूट्रिशियन होते हैं। ठीक है। जितना भी इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं जिसमें जान है, उन सभी को जीवित रहने के लिए, अपने शरीर को बढ़ाने के लिए और अपने मूलभूत क्रियाओं को करने के लिए, मूलभूत क्रिया अथवा जैविक क्रिया को करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को प्रोटीन, कार्बोज, वसा, मिनरल्स और जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना हमारे शरीर का न तो वृद्धि हो पाएगा न विकास हो पाएगा। इसलिए पोषण की आवश्यकता जरूर होती है। इसकी खोज किसने करी थी? ठीक है। पोषण विज्ञान के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो 18वीं सदी में पोषण विज्ञान के जन्मदाता एंटनी लेबोलाइजर हुए। इन्होंने ही पोषण विज्ञान की नींव रखी और उन्होंने ही बताया कि एक जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए सिर्फ भोजन की ही नहीं आवश्यकता होती है, बल्कि उसके सभी मूलभूत क्रियाओं को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए उसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन सबकी आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जो चैम्बर डिक्शनरी है वो कहता है कि भोजन का चूषण एवं उसकी प्रक्रिया। भोजन का चूषण एवं उसकी प्रक्रिया क्या है? भोजन का चूषण एवं उसकी प्रक्रिया का अर्थ है कि भोजन के पोषक तत्वों को चूस करके एक अंग का निर्माण करना। जैसे हम सभी देखे होंगे जो जूसर मशीन होती है अथवा गन्ने की पिराई की जो मशीन होती है, उसमें से जूस निकालने के लिए सबसे पहले हम गन्ने को मशीन में डालते हैं और फिर उससे जूस अलग और जो उसका रॉ मटेरियल होता है वो अलग निकलता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें से जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो अलग होते हैं और जो इन्वेस्ट होता है वो अलग हो जाते हैं। तो उन जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिसकी वजह से हम स्वस्थ होते हैं और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि एक पोषण विज्ञान के जो टर्नल महोदय हैं वो क्या कहते हैं कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। जो हमारा पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है, जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है। ठीक है। जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रण करता है और वृद्धि भी करता है, मरम्मत भी करता है। सही बात है। इन्होंने कहा है कि जो पोषण है वो हमारे शरीर का क्या करता है? मरम्मत भी करता है और विकास भी करता है। जैसे विटामिन सी क्या करता है? घाव को भरने का कार्य करता है। प्रोटीन क्या करता है? वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है। जल हमें डिहाइड्रेट रखता है। तो इस तरह से सभी पोषक तत्वों का अलग अलग उपयोग है और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। अब हम समझेंगे कि आहार किसको कहते हैं, यानी कि भोजन क्या होता है। ठीक है। जो हम एक दिन में ग्रहण करते हैं भोजन, उसी को हम आहार कहते हैं। यानी कि भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाता है जो वो ग्रहण करता है। जैसे हम लोग सुबह और शाम जो
भोजन ग्रहण करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वही हमारा क्या है, एक दिन का आहार कहलाता है। अब उसमें ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने क्या क्या चीज़ें शामिल किया है। क्या आपको पता है कि हम रोज अपने आहार में दाल चावल रोटी सब्जी सबको क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इन सभी से हमको कुछ न कुछ पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे हरी सब्जियों से हमें विटामिन्स मिलती हैं, प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है, दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त हो जाता है, और जल हमारा डिहाइड्रेशन और चयापचय की क्रिया को संतुलित बनाने का कार्य करता है। तो इसीलिए हमें अपने भोजन को में इन सभी तत्वों को शामिल करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये जो आहार होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि जो पोषण की स्थिति होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक सुपोषण और दूसरा होता है कुपोषण। सुपोषण को हम गुड न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं और कुपोषण को हम मल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो सुपोषण होता है इसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, जल, ये सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उसे हम सुपोषण कहते हैं। लेकिन जब यही किसी व्यक्ति में मात्रा अधिक हो जाती है अथवा कम हो जाती है तो उस स्थिति को हम कुपोषण की स्थिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुपोषण जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक अल्प पोषण होता है और एक अति पोषण होता है। अल्प पोषण में व्यक्ति क्या होता है कि उसकी कमी हो जाती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, जल, इन सभी जो पोषक तत्व हो इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अल्प पोषण जैसी समस्या हो जाती है, अल्प भार जैसे रोग हो जाते हैं। हमारे शरीर का जो वजन होता है वो आवश्यकता से कम हो जाता है। और जब इन्हीं तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है हमारे शरीर में तो हम ओवरवेट हो जाते हैं, मोटापा के शिकार हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं हमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अति भार वाला कुपोषण। ठीक है, और जो सुपोषण है जैसा कि हमने बताया जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिसे श्वेत सार भी कहते हैं, वसीय अम्ल, विटामिन्स, खनिज, जल, ये सभी प्रकार के पोषक तत्व जिसमें विद्यमान होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं, गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो भोज्य पदार्थ हैं उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पोषक तत्वों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, उद्गम के आधार पर और रासायनिक आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल, इन सभी आधार पे क्या किया गया है, उनको बांटा गया है अलग अलग। ठीक है, एक दिन एक व्यक्ति को 4 कैलोरी प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है, पर डे 4 कैलोरी या फिर 4.2 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो गया, पोषक तत्व के आधार पर भोजन का विभाजन हो गया। ठीक है, वसा 9 कैलोरी। ठीक है, इसी तरह से विटामिन्स और जो खनिज लवण है, जल है, इन सभी की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्यों के आधार पे, अब कार्यों के आधार पे क्या है, जैसे कार्बोज हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत करने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से प्रोटीन भी हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है और वसा का काम होता है शारीरिक निर्माण, वो शारीरिक निर्माण में सहायक होता है। ठीक इसी तरह से जो विटामिन्स हैं वो भी शरीर के निर्माण एवं टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और जो खनिज लवण है वो हमारे शरीर की रक्षात्मक कार्य करते हैं,
वो शरीर के क्रियाओं का नियमन करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जल भी हमारे शरीर के निर्माण एवं उसकी मरम्मत करने में सहायक होता है, सहयोग देता है। जल का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि अगर जल की कमी हो जाए किसी व्यक्ति को, वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए जल का भी पर्याप्त मात्रा में हमारा पोषण में आधार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया कार्य के आधार पे। ठीक है, अब हम समझेंगे कि नश्वरता के आधार पे, नश्वरता जो नष्ट हो जाते हैं उसके आधार पे। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक वो पदार्थ होते हैं जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, जैसे घंटे या कुछ देर में ही खराब हो जाते हैं। जैसे अब गर्मी का सीजन आ गया, ठीक है, अगर आप सुबह भोजन तैयार करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो वो शाम होते होते अगर आप फ्रीजर में नहीं रखते हैं तो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें फफूंदी आ जाती है और वो विषाक्त बन जाते हैं। अगर उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो वो क्या हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और दूध हो गया, दूध भी अगर हम बॉयल करके ना रखें तो वो क्या होते हैं, 1-2 घंटे में ही फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। तो ये क्या है, नश्वर भोज्य पदार्थ है जो जल्दी से ही नष्ट हो जाते हैं कुछ ही घंटों में। ठीक है, अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ, अर्धनश्वर वो भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम 1 सप्ताह या फिर 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे 1 सप्ताह तक हम कुछ सब्जियों को रख सकते हैं, ठीक है, कच्ची अवस्था में, जैसे आलू हुआ, प्याज हुआ, इन सब चीज़ों को। ठीक है, और नश्वर जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जैसे बिना बनी हुई दाल। अब ये नहीं कि बना के रख दिया तो रह जाएगा, नहीं, जो बिना पकाए हुए भोजन होते हैं उनको हम महीने भर के लिए आराम से रख सकते हैं, साल भर के लिए रख सकते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, आटा, चावल हुआ, इन सब चीज़ों को। ठीक है, और इसके अलावा जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं, वो जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो जल्दी से नष्ट नहीं होते हैं। जैसे अगर किसी सामान को हम 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए रखते हैं, जैसे कुरकुरे हुआ, चिप्स हुआ, ठीक है, नमकीन हुआ, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि सोडियम बेंजोएट और एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया गया रहता है। अचार, खटाई, मुरब्बा हुआ, इन सब चीज़ों को हम स्टोर करके 1 महीने या फिर 6 महीने तक रख सकते हैं। तो क्या है, अर्धनश्वर भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि उद्गम के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उद्गम के आधार पर भोज्य पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे एक प्राणी स्रोत और एक होता है वनस्पति स्रोत। ठीक है, तो जो प्राणी स्रोत होता है उसमें मांस, मछली, अंडा, दूध, ये सभी आते हैं। ठीक है, और वनस्पति जगत से हमें सब्जियां और अनाज प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जो रासायनिक प्रकृति के आधार पर भोज्य पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है। तो वो भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ वे होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, कार्बोज किस में पाया जाता है, चावल में। ठीक है, वसा घी में। ठीक है, प्रोटीन दाल में और विटामिन सब्जियों में। तो इस प्रकार से ये सभी पदार्थ क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जो जैसे मतलब जो खनिज लवण होते हैं वो क्या है, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं, जैसे नमक हुआ। ठीक है, तो ये सभी अकार्बनिक भोज्य पदार्थ के रूप में आते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।